Hello friends, welcome to all of you once again on this channel, and today I am going to release the answer key for the SET exam of 2020 of Maharashtra State Board. Maharashtra दोस्तों आज ही actually I would like to speak in Hindi because it will be helpful for the all students who are watching my channel. So friends, जो आज आपके सामने या फिर आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज की सेट की एग्ज़ाम दी होगी, उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस थे और हर एक क्वेश्चंस एक चैलेंजिंग था। भले ही दिखने में काफ़ी इजी थे, ऑब्जेक्टिव थी, इट मीन्स एक स्पेसिफिक बेसिक नॉलेज पे कंडक्ट की गई हुई थी। पर दोस्तों ये एग्ज़ाम वही क्रैक कर पाएगा जिसने हर एक चीज़ बारीकी से पढ़ी हो। चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस है, मैंने पीडीएफ भी बनाया है इसका, धीरे धीरे वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको आंसर की चाहिए तो प्लीज़ कीप your questions paper with you. Without questions paper it will be hard to understand, but as I have the paper second of English subject, so I would like to answer each and one thing and each questions here. So friends, let's start the video without wasting our time. दोस्तों पहला सवाल था कि टीचिंग इंग्लिश फॉर communicative competence in a specific field such as IT, engineering, business, accounting, hospitality is referred to by the acronyms. ऐसे कौन कौन से acronyms से ये दिखाई गई है? तो इसका आंसर ए है ESP. दूसरा है The Reach of the Earth includes an introduction by. The Reach of the Earth ये फ्रांस फैनन का काफ़ी फेमस वर्क है दोस्तों। फ्रांस फैनन ने यहाँ पे कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म दिखाए हैं और इसमें जो इंट्रोडक्शन है जेन पॉल सार्टर का है। जेन पॉल सार्टर जो आपका ए नंबर का ऑप्शन है। दूसरा है हु कॉल्ड स्पेंसर द पोएट्स पोएट। स्पेंसर को पोएट्स किसने कहा है? तो ये चार्ल्स लैम्ब है, इसका ऑप्शन डी है। फिर चौथा नंबर का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी हैज़ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है? इट वाज सो सिंपल, वहाँ पे 6 एलिमेंट्स है। द पोएटिक्स में इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कैरेक्टर अबाउट हुम चार्ल्स लैम्ब कैरेक्टराइजेस हर मैनर एज। यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब ने ऐसे कैरेक्टर के लिए बात की है जिसको वो कहता है कि इनोसेंस रिजेंबलिंग बोल्डनेस। इनोसेंस रिजेंबलिंग बोल्डनेस बताता है। एंड विलियम हैज़लिट फाउंड इन द कैरेक्टर दैट फोर्स एंड प्रैक्टिस प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो फोर्स एंड प्रैक्टिस प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो जो सी नंबर का ऑप्शन है दोस्तों 5 नंबर के क्वेश्चंस का, विक्टोरिया इन वाइट डेविल्स, इसका आंसर है। 6 नंबर का है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू चार्ल्स लैम्ब। ऐसे इसका मुझे ठीक से आंसर पता नहीं था, फिर भी मैंने यहाँ पे इसको मेटाफिजिकल एलिमेंट्स बताया है। आप थोड़ा देख के आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो इसका। हाउ डज 7 नंबर का क्वेश्चन है, 6 का 1 नंबर का आंसर है। हाउ डज जॉन डन आर्ग्यू दैट द किलिंग फ्री द गर्ल कमिट्स ट्रिपल मर्डर। यहाँ पे जॉन डन पूछते हैं कि जो फ्ली नाम की पोएम है वहाँ पे पूछते हैं कि जैसे जो गर्ल्स है वहाँ पे जो गर्ल है उसने जो फ्ली को मारा तो वहाँ पे कैसे ट्रिपल मर्डर होता है। तो कौन कौन से यहाँ पे फादर दिया है, गर्ल्स फादर, गर्ल्स मदर और खुद गर्ल्स भी दिया है, कभी फ्ली भी दिया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी है, खुद जो पोएट है उसको रेफ़र किया है, गर्ल को रिफर किया है और द फ्ली को। अब यहाँ पे इमेजिनेशन की बात थी दोस्तों। कैसे? जैसे कि फ्ली किन किन का ब्लड सक करती है? गर्ल प्लस पोएट, और जब वो मरती है तो यहाँ पे 3 का डेथ दिखाई गई है। ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है वहाँ पे ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द ट्रेजेडी रिटन बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन की सबसे फेमस ट्रेजेडी है द पोएट स्टार, मतलब इसका आंसर बी है। 9 नंबर का एडमंड स्पेंसर के बारे में है। एडमंड स्पेंसर शेफर्ड्स कैलेंडर वाज डेडिकेटेड टू। एडमंड स्पेंसर का शेफर्ड्स कैलेंडर किसे डेडिकेटेड किया गया है? सर फिलिप सिडनी को। इसका आंसर ए है। आ रहा है ना कैमरामैन? ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ मेड सेल्फ डिक्लेरेशन अबाउट द माइक्रोकॉस्मिक डिपिक्शन एज द लिटल बिट
देखो यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, वो जेन ऑस्टिन के लिए है। लिटिल बिट जहाँ पे भी बोला जाता है इवरी ऑन विच आई वर्क, तो ये जेन ऑस्टिन है, बी नंबर का ऑप्शन है इसका। 11 नंबर है हु इज़ कॉल्ड द वेब्स ऑफ ट्विकलहैम। वेब्स ऑफ ट्विकलहैम जब भी पूछा जाए दोस्तों आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि ये अलेक्जेंडर पोप है। इसका आंसर 11 का ए। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, 12 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स। इसका डी नंबर का आंसर था, 12 का डी है, तो एडमंड स्पेंसर है इसका। बाकी के सब है, अब्राहम कॉली है, जॉन डन है और जॉन क्लीवलैंड है, तो ये सब आते हैं, बस एडमंड स्पेंसर मेटाफिजिकल पोइट्री में नहीं आता। 13 नंबर का है, उसका आंसर है डी। क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और कमेंट इज नॉट ट्रू। देखो दोस्तों थायरसिस है ना, ये ट्रेजेडी है, सॉरी ट्रेजेडी प्लस पेस्टोरल एलिजी है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग पूछा गया था कि थायरसिस कैन नॉट बी सेड, कैन नॉट भी नहीं भैया, वो वही है, कैन नॉट बी सेड बोला है कि पेस्टोरल एलिजी, वो पेस्टोरल एलिजी ही है। फिर हम आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर पे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द मेट्रिकल फूड इन द फॉलोइंग लाइन। तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इट इज़ टोटली आयम्बिक, और आप खुद देखिएगा। और जब मैंने नेट पे सर्च किया तो यहाँ पे मुझे एग्जांपल ट्रॉकी का भी लगा, तो फिर भी यू मस्ट हैव टू रीड इट। 14 नंबर का पूछा गया था, विलियम कॉपलर की एक फेमस पोएम है द पॉपुलर फील्ड, वहाँ से। तो यहाँ पे थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं डाल पाया। 15 नंबर, विच टाइप ऑफ थीम डज एल.पी. हार्टले द गो बिटवीन डील्स विद। एल.पी. हार्टले एक विक्टोरियन पोइट है दोस्तों, और इन्होंने जाकोबियन पे ये लिखा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो। 16 नंबर का है, 15 का मेरे ख्याल से डी है। 16 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस हैज़ द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। जब कभी भी चार्ल्स डिकेंस के ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स के लिए पूछा जाए, यू मस्ट हैव टू डील विद हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम नाम की ये नोवेल है उनकी, ये काफ़ी फेमस थी। फोनोलॉजी स्टडीज़ 17 नंबर का है, तो 17 नंबर किसे डील करता है, फोनोलॉजी हमेशा साउंड पे आती है दोस्तों, तो इसका आंसर ए है, पैटर्न्स ऑफ साउंड। 18 नंबर का है, हु रोड द नोवेल द प्लेग। प्लेग नाम की नोवेल 1947 में लिखी गई थी, अल्बर्ट कैमस ने लिखी है। हु रोड द प्ले रेनोसॉर्स। रेनोसॉर्स यूजिन यूनेस्को फ्रेंच राइटर है, उन्होंने लिखी है। यूजिन यूनेस्को मोस्टली कम इनटू द एब्सर्ड राइटिंग। 20 नंबर का है, जेम्स जॉइस फाइनगास वेक, ये कब लिखी गई थी, 1939 को। 1939 का ये साल इंग्लिश हिस्ट्री में काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। यहाँ पे दो चीज़ें हुई थी, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। 21 है, चार्ल्स मॉर्गन इज़ द ऑथर ऑफ। अब चार्ल्स मॉर्गन के 9th क्लास को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में एक पोएम दी गई है, 9th या 10th को है, शायद 9th को ही है, तो 9th की पहली ही पोएम है द फाउंटेन, मेरे ख्याल से 8th स्टैंडर्ड को है द फाउंटेन। तो चार्ल्स मॉर्गन ये द फाउंटेन लिखा है, इसका ऑथर है, तो इसका 21 का ए आएगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स बाय तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन खास करके एक बांग्लादेशी स्वदेशी राइटर है दोस्तों, और इन्होंने क्या लिखा है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स के बारे में पूछा है कि ऐसी कौन सी नॉवेल है जिसमें उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स नहीं लिखा, तो ये है द लज्जा या फिर लज्जा। बाकी के 3 जो भी है, मतलब इसका आंसर डी है, बाकी के 3 जो भी है उसमें उसने ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स लिखे हैं। 23 है, जानकी कैरेक्टर मुल्कराज आनंद के कौन से नॉवल में आता है, द बिग हार्ट, डी नंबर का है। 23 को डी आता है, 24 को बी आता है, हु इज़ द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, दैट इज सरोजिनी नायडू। 25 का ससुर आता है, लैंग्वेज एंड पैरल, ये टर्म फर्डिनेंड ससुर ने कॉइन किए हैं, म्हणजे 25 का बी आएगा। 26 का यहाँ पे मैच द कॉलम थे, मैं डायरेक्ट कॉलम पढ़ना चाहूँगा। डेरिडा किसके लिए फेमस है, डीकंस्ट्रक्शन, सबको पता है। फर्डिनेंड ससुर इज मोस्टली फेमस फॉर स्ट्रक्चरलिज्म। होमी भाभा हाइब्रिडिटी एंड एडवर्ड सेड ओरिएंटलिज्म, तो इसका आंसर सी था दोस्तों। 27 है,
द वर्ड वुमनिस्ट, वुमनिस्ट एलिस वॉकर ने कॉइन किया है दोस्तों, बी है। द कलर पर्पल या पर्पल कलर नाम की एक नोवेल है, उनमें इसने इस्तेमाल किया है, बी नंबर 27 बी। 28 का डी है, फ्रॉड, सिगमंड फ्रॉइड आता है यहाँ पे। द आर्टिस्ट इज वन मोर इन रूडिमेंट एंड इंट्रोवर्ट नॉट फॉर रिमूव फ्रॉम न्यूरोसिस, किसने लिखा है? तो फ्रॉड ने लिखा है, डी नंबर का 28 को डी। 29 को द लाइन, यह है देयर्स अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो। जब कभी भी किसी ड्रामा के सामने स्पैरो या किसी लाइन के बीच में स्पैरो है ना, और वहाँ पे हैमलेट का ऑप्शन हो, तो यू मस्ट हैव टू टेक इट हैमलेट। तो 29 का सी है दोस्तों। फिर आता है 30, whom did John Keats regard as the prime examples of negative capacity। तो नेगेटिव कैपेसिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर है, हैमलेट की वजह से। 30 31 का 30 को डी है। 31 का हेलेनिज्म, ये लव फॉर ग्रीक आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर को आता है। हेलेनिज्म क्या है दोस्तों? उस दिन हम क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, मतलब ऐसा प्रिटेंड करते हैं खुद को, ऐसे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को दिखाते हैं, घोस्ट का अवतार लेंगे या कुछ पेंटिंग करेंगे शरीर पे, ये दिखाते हैं। मुझे भी इसका आंसर गथिक कल्चर एंड आर्ट लगा था, फिर सुपर नेचुरल एलिमेंट भी लगा था, पर जैसे ही मैंने घर आके इसको चेक किया तो 31 फॉर ए। 32 Pilgrim, the Pilgrim is Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales were on their way to Shrine of, किसके श्राइन पे जाते हैं? थॉमस ए बेकेट। 32 का सी। 33 का बी, द डिफेंस ऑफ पोइजी इज रिटन बाय सर फिलिप सिडनी, काफ़ी फेमस ऐसे है दोस्तों। ये आंसर है स्टीफन गॉसन को आंसर है, जिसने पोइट्री को अब्यूज़ किया था उसके लिए। यहाँ पे 34 आता है। 34 में है इन अ गेम एट चेस, तो इसका आंसर है इंग्लिश है पहला ए। ताकि दोस्तों यहाँ पे जो राइटर है थॉमस मिडल्टन, इन्होंने दो कलर दिखाए हैं, जो ब्लैक कलर है और वाइट कलर है। ब्लैक कलर स्पेनिश को जाते हैं, स्पेनिश आर्माडा है वहाँ पे, या कुछ स्पेनियर्स है, उनको ब्लैक से दिखाया गया है, लेकिन वाइट से बस इंग्लैंड को ही दिखाया जाता है हमेशा, तो इंग्लिश है उसका आंसर। 34 का ए। 35 का द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी लाइफ ऑफ जॉनसन विच इज़ रिटन इन 1791, तो जेम्स बॉसवेल है, काफ़ी फेमस वर्क है दोस्तों। 36 का बी है, स्पेक्टेटर क्लब इस्तेमाल किया, मतलब इस्टेब्लिश किया था स्टीले और एडिसन ने 1711 को। 37 का है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज़ नॉट रिटन बाय जॉन डन, तो जॉन डन ने द अटलार नहीं लिखी थी, मतलब 37 का सी है। जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी थी, अपनी पोएम का एक वॉल्यूम था उनका टेम्पल, उसमें ये आई है। 38 का है व्हाट इज़ द राइम रॉयल स्टांजा, राइम रॉयल स्टांजा जेफरी चौसर ने इसको डेवलप किया है, तो इसका आंसर 38 का ए है कि इट इज़ अ 7 लाइन आइम्बिक पेंटामीटर स्टांजा, राइम ए, उसकी राइमिंग है ए बी सी सी, ठीक है। 10 सिलेबल्स आते हैं इसमें। 39 नंबर का है द एसेंशियल क्वालिटी और क्वालिटीज़ ऑफ द रिसर्चर, रिसर्च के सबसे चारों के चारों आएंगे, 39 का डी है यहाँ पे। 40 का है अ वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इंटाइटल्ड टेंडर ओनली टू वन इज ऑथर्ड बाय, टेंडर ओनली टू वन किसने लिखा है? स्टेवी स्मिथ, सी नंबर का है ऑप्शन है 40 को सी। 1907 में जन्मे थे ये पोएट है स्टीवी स्मिथ, 1971 में इनकी डेथ हुई थी। 41 है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, तो दोस्तों सीक्वेंस ऑफ रिसर्च बताया। सबसे पहले हम रिसर्च में, आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द PhD, सो दैट्स व्हाई आई नो इट वेरी वेल। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करते, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, फिर डाटा कलेक्शन होता है, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स होता है, ये है। तो 41 का ए। 42 का है, तो 42 का मेरे ख्याल से ये है कि वॉवेल्स आर प्रोड्यूस विथ अ स्ट्रक्चर ऑफ ओपन एंड क्लोज अप्रोक्सीमेशंस एट द सेम टाइम, मतलब 42 का सी। रिसर्च इथिक्स डू नॉट इंक्लूड, अब रिसर्च इथिक्स में ए नंबर का ऑप्शन है यहाँ पे 43 का ए, सब्जेक्टिविटी।
44 का है विच पोएम बाय टी.एस. इलियट बिगिंस विथ अ लाइन। अब टी.एस. इलियट की जो ये 44 है उसको ये है द ड्राई सेवेजेस। ड्राई सेवेजेस आंसर है दोस्तों 44 का। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ ड्रामेटिस्ट। तो ड्रामेटिस्ट कौन है? एडगर वालेस, ये ड्रामेटिस्ट है। 44 का ए आंसर है। 46 का डेरेक वॉलकॉट इज अ पोएम फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। यहाँ पे वो जो ट्राइब रेफर करते हैं वो है किकुयू। तो 46 का बी। 47 का टैगोर का जो है, टैगोर किसके बारे में नहीं बोलते हैं? तो टैगोर है अ पर्सनल क्वेस्ट फॉर द डिवाइन, मतलब बी। 48 है द ड्रम डांसर, ये किसने लिखा है? 48 का ए है आसिफ कुरिम्बॉय इंडियन प्ले राइटर है दोस्तों। तो इनका है 48 का ए। 49 का है इन हॉलीडेज क्लासिफिकेशंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज यूज फॉर लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग द इन्वायरमेंटल इज टर्म एज। तो यहाँ पे इंटरैक्शनल टर्म है दोस्तों। 49 का सी इंटरैक्शनल टर्म, सॉरी फॉर। सो दोस्तों 49 का सी आता है। अब 50 का क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट नहीं आता है? तो मेरे ख्याल से ये एक क्रॉल लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज तो है लेकिन यहाँ पे एक बताया गया है कि एक पर्सन है, तो डी नंबर का बराबर नहीं आता है। ठीक है, 50 का डी है। 51 का आता है पोएट। सिडनी ने किसे कहा था कि द राइट पॉपुलर फिलोसोफर किसे कहा था सिडनी ने? दोस्तों बहुत से कॉमन तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। सिडनी कौन था? तो एक पोएट था। तो मोस्टली किसके बारे में, क्रिएटर बोल के किसके बारे में बात करेगा? सो ऑफकोर्स ही विल बी स्पीक अबाउट पोएट। सो रिमेंबर 51 हैज़ द आंसर दैट इज बी ऑप्शन, पोएट। 52 का आता है इन द चैप्टर हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म नॉर्थप फ्राई, एन स्टैंड फॉर नॉर्थप फ्राई, रिप्रेजेंट अ थेरी ऑफ। किसकी थेरी मान रहे थे, मतलब किसे बोलना चाहते थे वहाँ पे? द मॉडल्स के बारे में बात करते थे। ठीक है, तो 52 का बी है दोस्तों। फिर 53 का क्वेश्चन आता है जहाँ पे स्टैनली फिश आंसर है। विच क्रिटिक थेराइज द एक्ट ऑफ रीडिंग बाय foregrounding the concept of interpretative communities, that is Stanley Fish। 53 का ए। 54 का आंसर काफ़ी है। इट आर्ग्यूज दैट द ऑथर इज ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट ऑफ हिस्ट्री। 54 का थोड़ा समझ लीजिए। 54 का क्वेश्चन से था कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। भाई मार्क्सिज्म के बारे में पूछा था और मेरे ख्याल से जैसे मैंने पढ़ा है तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अगर गलत होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर व्यू, योर ओपिनियन इन माई कमेंट बॉक्स, ओके प्लीज़। तो वहाँ पे तो मार्क्सिज्म ने मेरे ख्याल से कभी ऐसा नहीं कहा था कि ऑथर ये ऑटोनॉमस है, तो ये गलत होता है ये। 55 द लेटर ऑफ विच English poet have been described by T.S. Eliot as certainly the most notable and most important ever writer by any English poet। भैया इसका सीधा अगर T.S. Eliot किसको प्रेस कर रहा था तो जॉन कीट्स है। तो 55 का बनता है डी। 56 का है द कॉमेडी ऑफ एरस। ऐसी एक कॉमेडी है जो 18th सेंचुरी मतलब 19th सेंचुरी तक परफॉर्म की गई थी। तो 56 का ए है। फिर डायरेक्शंस के बारे में बताया गया है 56, 57, 58, 59, 60। मैं इसको स्किप करना चाहूँगा ताकि मुझे इतना सारा लिखना पड़ेगा। ऊपर से ये भी है कि 61, तो 61 थोड़ा छोड़ देता हूँ। 62, 63 का ए है। मल्टीपल मीनिंग नहीं चाहिए थे ट्रांसक्रिप्शन में। जब हम कभी कोई वर्क ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मल्टीपल मीनिंग ना हो, एक ही मीनिंग हो, ऐसा सोचते हैं। 64 है ग्रोइंग, वो काफ़ी बढ़ रही है। ट्रांसलेशन स्टडीज़ अभी बढ़ रही है। हर जगह पे आपको एक नया सब्जेक्ट मिलेगा, वो भी ट्रांसलेशन स्टडीज़ है। 64 का डी। 65 का है हु कॉइंड द फ्रेज आर्की राइटिंग। भाई आर्की राइटिंग जैक्स डेरिडा ने निकाली थी। डिकंस्ट्रक्शन में काफ़ी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। 65 का बी।
66 का लुक बैक इन एंगर 1950 को पब्लिश हुआ। ये एंग्री यंग मैन की इमेज इस्टेब्लिश की थी। एंग्री ड्रामा बोल के इसे फेमस किया गया है। ऊपर से एक किचन सिंक ड्रामा भी है। तो ये जॉन ऑसबॉर्न ने लिखा है, ये मत भूलना। तो 66 का ए। 67 का ब्राइड्स ऑफ रीजन, ये किसका वॉल्यूम है? डोनाल्ड डेवी, मतलब 67 सी। 68 लीड काइंडली लाइट, ये फेमस पोएम की लाइन है, कार्डिनल न्यूमन ने लिखी है, कार्डिनल न्यूमन। ठीक है। 69 के थोड़े मैचेस थे। एंड्रिया डेल सार्टो किसने लिखा है? तो एंड्रिया डेल सार्टो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। फिर द ब्लेस्ड डैमेजल रोसेटी ने लिखा है। टेल्स ऑफ द अंडरविले थॉमस हार्डी की फेमस नोवेल है। द लोटस ईटर्स टेनिसन की फेमस नोवेल है। 69 का ए आंसर होता है। 70 इन द नेजल साउंड ऑफ द एयर स्ट्रीम, जब कभी भी नेजल साउंड निकलता है ना, 70 का बी आंसर है। तो वो बस नाक से नहीं निकलता, हमें मुंह से भी निकालना पड़ता है। जैसे कि न बोल के देखिए, न। या फिर आपको ये भी समझ में नहीं आया होगा, तो पता है आप यू आर मोस्ट टैलेंटेड व्यूअर्स, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप मुंह बंद करके सोचिए। जब कभी भी आप न बोलते हो तो एक्सप्लोजन तो होता है कि दोनों साइड से होता है। तो 70 का बी आंसर है। 71 का हु अमॉन्ग दीज इज नॉट एसोसिएटेड विद एग्जिस्टेंशियलिस्ट थॉट, एग्जिस्टेंशियलिस्ट थॉट से कौन नहीं बिलोंग करता था? जीन पॉल सार्टर। ठीक है, मतलब 71 का सी। 52 का है एंटी मास किसने डेवलप किया, फॉर्म किया? तो बेन जॉनसन है। 72 का सी। 73 का जेम्स जॉइस है, जिन्होंने इपिफेनी मेंशन किया है, कंसेप्ट को, इपिफेनी को डेवलप किया है। 74 का है वर्जीनिया वुल्फ, जो हमेशा तारीफ में बोला करती थी। 74 का बी है। 75 का आता है डी, जो राइटर है ना पैब्लो नेरुडा, उसका फुल नाम है रिकार्डो इलिसर नेफ्टाली रियर्स बैसोल्टो। तो 75 का होता है डी। 76 का आता है कि अनटचेबल में कौन सा कैरेक्टर अपीयर नहीं हुआ था? तो उसका आंसर है माया। बाकी सब आए हैं, माया नहीं आती है। 77 है हु इज़ फेमस फॉर हिज वर्क ऑन एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स। तो मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एज आई रीड समवेयर, निकेश शुक्ला इसका आंसर है। 77 का सी। प्लीज़ अगर आपको इसका परफेक्ट आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। 78 टेनिसी विलियम्स एम्प्लॉयड। अब टेनिसी विलियम्स ने कौन सी ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की थी या फिर डिस्प्ले किया है उसके प्ले में? द ग्लास मैकेनी, इसका भी आंसर आई एम नॉट श्योर, बट जैसे मैंने पढ़ा है इसमें एक्सप्रेशन स्टिक टेक्निक इस्तेमाल की थी। तो ये मोस्टली रिलेटिव टू द कन्वेंशनल, ए आता है इसका। 79 का है ऑडियोलिंगुअल मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यूजेस। तो नहीं पता था, मैंने ढूंढा भी नहीं लैंग्वेज का। 80 का है स्टैनले फिश। क्या पूछा है? अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक किसने निकाला है? तो स्टैनले फिश है अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक। 80 का सी। 81 का है एफ.एल. लुकास। काफ़ी दिनों के बाद लुकास का क्वेश्चन देखने के लिए मिला है सेट एग्ज़ाम में। एफ.एल. लुकास टी.एस. एलियट पे उन्होंने अटैक किया था, वो काफ़ी सिटिंग अटैक था, पूछा गया है 81 में। पोएटिक्स उसका वर्क है, और ऊपर से द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमांटिक आइडल, ये उन्होंने लिखा है। तो एफ.एल. लुकास है वो, मतलब 81 का सी। 82 का आता है विच पोएट डिस्क्राइब हिज चाइल्डहुड एपिसोड एज अ स्पॉट ऑफ टाइम? दैट इज़ मोस्टली विलियम वर्ड्सवर्थ, स्पॉट ऑफ टाइम। फिर हमें मैच द फॉलोइंग करनी थी, तो इसका आंसर ए है 83 का ए। वो एक्चुअली पी.बी. शेली, जॉन किट्स, विलियम ब्लेक और चार्ल्स लैम्ब। तो विलियम ब्लेक जन्मे हुए थे 1775 टू 1827। अगर आपको विलियम ब्लेक पता हो तो आप लगा सकते हो, बाकी के दो जर्मनिंग थी पीछे वाली। तो इसका 83 का ए। 84 का आंसर आता है किड्स सेंसुअसनेस था वो कि मिड हर्स्ट कूल रूटेड फ्लावर्स फ्रेगनेंट आइड ब्लू सिल्वर वाइट एंड बर्ड टायरीसन। तो ये उन्होंने अपनी पोएम में लिखा है ओड टू साइकी। 85 का आंसर है सी द ओल्ड वाइव्स। ये ऐसी एक नोवेल है जो जॉर्ज पिले ने नहीं लिखी है। 86 का आंसर है डी
रिजेलास ये प्रिंस ऑफ एबिसिनिया है, प्रिंस ऑफ एबिसिनिया, याद रखना, प्रिंस ऑफ एबिसिनिया रोजेलास, जो सैमुअल जॉनसन ने लिखा था, सैमुअल जॉनसन ने। ठीक है। 87 का आता है जॉन मार्स्टन, सी ओ लो हाउ स्ट्रेंजली स्वीट, ये पोइम्स की लाइन है जॉन मार्स्टन की। 88 का है पर्सोनिफिकेशन। 89 का है, मतलब पर्सोनिफिकेशन डी नंबर का आंसर है। 89 का आता है फिलिप लार्किन, जो विक्टोरियन नहीं थे, शायद मॉडर्न में कन्वर्ट होते हैं। 90 है, 90 का आता है विलियम गोल्डिंग। विलियम गोल्डिंग की काफ़ी फेमस नॉवेल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जो मेरे ख्याल से 1955 में पब्लिश हुई थी। फिर उसकी एक नॉवेल और भी काफ़ी फेमस हुई थी, जो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी चल रही है, आज भी पढ़ाई जाती है, राइट्स ऑफ पैसेज। और आपको कंफ्यूज करने के लिए 90 में आपको E.M. फोस्टर दिखाया गया है, इंडियन पैसेज वगैरह इसके लिए। ठीक है। विलियम गोल्डिंग है उसका आंसर, मतलब सी, 90 का सी। 91 का वैनिटी फेयर, जिसका सबटाइटल है अ नॉवेल विदाउट हीरो, मतलब 91 सी। 92 यूलिसिस बाय अल्फ्रेड टेनिसन, जहाँ पे वो जाने का सोचते हैं, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू इल्ड। ठीक है। 92 का ए। 93 का बर्टोल ब्रिज है, जिन्होंने अलाइनेशन इफेक्ट निकाला है। फिर कमेंटिंग पे दिया गया था, ये मैंने ढूंढा नहीं शायद। ठीक है। नंदिनी गौडीमर जी जो है, उनको 1991 में नोबेल प्राइज़ मिला है। 96 का ए। फिर 97 का बकुल काठा, ये जो वर्ड है जो तस्लीमा नसरीन ने नहीं लिखा है। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स, यहाँ पे राइटर्स वॉज बोला है, वर होना चाहिए था। लीडिंग मेंबर ऑफ द हार्मन रेनेसेंस, तो हेनरी वर्ड्सक्राफ्ट आता है शायद। और जो 99 का है वो बी है। नटराज जो है 99 का, वो एक कैरेक्टर है, द मैन फैटर ऑफ मालगुडी, उसकी वहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस होती है। फिर जो लास्ट वन है रॉबर्ट कार्डी, इन्होंने शायद कोई डिक्शनरी पब्लिश नहीं की है, बाकी सब आते। या फिर विलियम टेंडलबी है, हु इज़ फेमस फॉर हिज बाइबल। तो दोस्तों ये जो मुझे मिला मैंने निकाला, ड्यू टू द लेस ऑफ टाइम आई कुड नॉट फोकस प्रॉपरली, बट इफ़ यू लाइक दिस आंसर की, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थम्स अप एंड कमेंट।